Hello everyone and welcome back once again in the sessions of statistics। हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड यानी कि आंकड़ों के संकलन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ मेथड्स कवर करने की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े किस प्रकार एकत्रित किए जाते हैं उसके बेसिक 2 मेथड्स आपको करवाए थे। आज की जो ये वीडियो रहेगी वो प्राइमरी डेटा को ही किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं इसी से रिलेटेड और फर्दर मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग दी वीडियो। 2 मेथड्स मैं करवा चुकी हूं, तो इसीलिए हमारे जो आज के मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा रहेगा वो रहेगा 3rd नंबर, यानी कि सबसे पहला इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी कि स्थानीय संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति करना। देखो ये मेथड हमें क्या कह रहा है। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट वर्क but appoints local agent or enumerators in different parts of the area. Those agents are asked to collect information and transmit it to the investigators। देखो अगर आप संवाददाताओं इस वर्ड से ही थोड़ा सा ध्यान में अगर अपना लेकर आओ कि जो न्यूज चैनल्स होते हैं जब वो कोई भी लाइव रिपोर्टिंग वगैरह दिखाते होते हैं तो वो कहते होते हैं ना कि कैमरामैन यहाँ से ये संवाददाता आपको लाइव सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब एक रिसर्चर जब एक अनुसंधानकर्ता खुद ना जाकर अलग अलग विभिन्न स्थानों पर लोकल इंडिविजुअल्स ही अपॉइंट कर देता है, वो विशेष संवाददाता ही उसके बिहाफ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भेजते भी रहते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाला मेथड कहते हैं। आई होप कि ये मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें कि ये मेथड कहाँ पर उपयुक्त है, When information is required at regular intervals। अब देखो फिर से मैं वही न्यूज चैनल्स की बात कहूंगी। ये तो है नहीं कि एक बार अगर इन्फॉर्मेशन आज की डेट में कोई नई न्यूज मिल गई तो बाद में हमें उस पर्टिकुलर एरिया से कोई न्यूज ही नहीं चाहिए। न्यूज तो कभी भी कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से अराइज हो सकती है। तो इसलिए जब हमें इन्फॉर्मेशन निरंतर बेसिस पर चाहिए, रेगुलर बेसिस पर चाहिए, तो इसलिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। When area under study is wide और large, जब एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, आप यानी कि इन्वेस्टिगेटर होने के नाते आप खुद पूरा का पूरा एरिया नहीं कर पाओगे कवर, तो इसलिए जरूरी है ना कि आप अपने बिहाफ पर कुछ लोग अपॉइंट कर दो। तो इसीलिए जब बड़ा एरिया हो, जब लार्ज एरिया हो या क्षेत्र बहुत ही विस्तृत या व्यापक हो, तो आप इस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। 3rd देखो पॉइंट वही मिलता जुलता लिखा गया है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। When data is to be used by TV channels, radios, magazines, newspapers, etc। जब आंकड़ों का प्रयोग टीवी चैनल्स ने, टेलीविजन ने, रेडियो ने, कोई समाचार पत्र पत्रिकाओं ने करना हो इस्तेमाल, तो वहां के इंफॉर्मेशन के लिए, उस तरह के डेटा इकट्ठे करने के लिए हम इस लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बहुत ही ध्यान से, व्हेन रफ एस्टिमेट ऑफ डेटा कैन बी सफिशिएंट, मतलब जब 100% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, जब अत्यधिक शुद्धता की जरूरत नहीं है, जब ऑन एन एवरेज या अप्रोक्सीमेटली डेटा अगर हमें मिल जाता है तो उससे भी काम चल जाता है। जैसे अगर मान लो कहीं पर भी, अब जैसे अगर कहीं पर भी कोई भी अगर लाइक जवान शहीद हुए, तो ऑन एन एवरेज अगर एक बार आपको इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, साथ की साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इन्फॉर्मेशन और ज्यादा एक्यूरेट होती चली जाती है। लेकिन ऐसा होता क्या है, इससे ये है कि आप जल्दी इन्फॉर्मेशन जो है वो जनता तक पहुंचा रहे हो। तो पहले आप रफ एस्टिमेट्स के जरिए शुरू कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज्यादा प्योरीफाई होती चली जाती है। अब जैसे अगर कोविड-19 से रिलेटेड ही आंकड़े हैं, आज इतने आंकड़े बढ़े, तो जरूरी तो नहीं है कि उतने ही आंकड़े बड़े हों,
ऑब्वियसली है कि कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो ऑन एन अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन जो है वो आगे सप्लाई की जा रही है। तो इसलिए इस मेथड के जरिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो रफ एस्टिमेट्स वाला होता है, 100% एक्यूरेसी वाला नहीं होता है। तो जहां पर 100% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, एस्टिमेट से काम चल जाएगा, वहां पर इस मेथड का उपयोग किया जा सकता है। अब अगर मैं इसी मेथड के कुछ मेरिट्स या गुणों के बारे में बात करूं, तो देखो दिस मेथड इज चीप एंड इकोनॉमिकल। अब चीप एंड इकोनॉमिकल कैसे होगा भाई? देखो कहाँ तो एक अकेला इन्वेस्टिगेटर खुद जाए इतना बड़ा एरिया कवर करने के लिए, उसे मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसका पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा, उसे टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और कहाँ वो ये काम खुद ना कर कर दूसरों को अपॉइंट कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली जहां वो खुद सारा खर्चा बियर करने वाला था, जहां पर उसे खुद इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो हर एक एरिया में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, तो इसलिए ये मेथड ज्यादा फिजिबल रहता है, ज्यादा चीप रहता है, ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है। अगर हम बात करें सेकंड मेरिट की, तो वो क्या है? बिल्कुल वही जो हमने पहले भी पढ़ लिया कि जहां पर क्षेत्र बड़ा हो, विस्तृत हो, तो इसलिए ये इसका सबसे अच्छा गुण है कि ये वाइड एरिया को, लार्ज एरिया को कवर करने में हमारी मदद करता है। अब देखो फिर से वही कॉन्टिन्यूटी इन दी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी मेंटेन्ड इन दिस मेथड। इस विधि में जो सूचनाएं होती हैं जिनका हस्तांतरण किया जाता है, मतलब जो डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो संवाददाता हैं, वो जो इन्वेस्टिगेटर को टाइम टू टाइम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, वो कॉन्टिन्यूटी, वो चेन कभी नहीं टूटती है, निरंतर इसी तरह से वो चलती रहती है। तो ये इसका सबसे अच्छा मेरिट है कि लिंक नहीं टूटता है, आपको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोष की, डीमेरिट्स की, तो देखो क्या है? There is a lack of originality of data because there is no personal contact with the respondent। किसका नहीं है पर्सनल कांटेक्ट? इन्वेस्टिगेटर का खुद, मतलब उसके बिहाफ पर जो लोग उसने अपॉइंट किए हैं वो लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन खुद तो नहीं इकट्ठा कर रहा। तो इसलिए उसे क्या पता कि जो आंकड़े या जो सूचनाएं उसे मिल रही हैं वो मौलिक हैं या नहीं। तो ये इसका डीमेरिट है कि हो सकता है कि आंकड़ों में मौलिकता की कमी पाई जाए। अब बिल्कुल इसी तरीके से और डीमेरिट क्या है? बिकॉज ईच एजेंट कलेक्ट्स डेटा इन हिज और हर ओन वे, Therefore, there is a lack of uniformity in data। अगर आपने लास्ट वीडियो बहुत ही ध्यान से समझी हो तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी का जिक्र आया था। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि हर संवाददाता अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीकों से सूचनाएं एकत्रित कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि सूचनाओं में समरूपता या एकरूपता ना पाई जाए। हो सकता है वो हाइट वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी ना, कि एक सेंटीमीटर्स में इकट्ठा कर रहा है और एक जो है वो फीट या इंचेस में माप रहा है, तो हो सकता है कि कंबाइन कर पाना, क्लब कर पाना, होमोजेनिटी ऑफ डेटा जो है वो मुश्किल हो जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है कि हर संवाददाता अगर अपने तरीके से डाटा इकट्ठा करेगा तो इन्वेस्टिगेटर को ऐसे डेटा को इकट्ठा कर पाना, क्लब कर पाना मुश्किल हो सकता है। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है इसके दोष का, वो इन्हीं से रिलेटेड है कि अगर कॉरेस्पॉन्डेंट्स ट्रेंड ना हो, पहली बात तो यह है कि दे मस्ट बी ट्रेंड, उन्हें ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। ये पॉइंट जो है वो एज अ प्रिकॉशन ऑफ दिस मेथड भी कवर किया जा सकता है। इफ दे आर नॉट ट्रेंड, अगर वो प्रॉपरली प्रशिक्षित नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे, तो जो डेटा वो कलेक्ट करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो रिलायबल भी नहीं होगा, मतलब अशुद्ध हो सकता है और अविश्वसनीय भी हो सकता है, मतलब कम विश्वास करने के लायक वो आंकड़े होंगे। आई होप कि ये मेथड जो मैंने आपको आज थर्ड मेथड करवाया है अभी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाला, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मेथड है। प्रश्नावली एवं अनुसूचियों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले आंकड़े, मतलब एक तरीके से वो मेथड जिसमें हम आंकड़ों को इन दो चीजों के जरिए इकट्ठा करते हैं, इन दो टूल्स के जरिए कहूंगी मैं कि इन दो उपकरणों के जरिए हम आंकड़े जब एकत्रित करते हैं। तो इन दिस मेथड ए रिसर्चर एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज रिसर्च prepares a list of questions, then on the basis of the following two means this questionnaire can be used to collect the information. First method is mailing method and second method is enumerators method. आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेलिंग मेथड ही डिस्कस करूंगी। तो इस विधि में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी रिसर्च के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है और फिर वो क्या करता है, इस प्रश्नावली को दो प्रकार से के आधार पर ही दो प्रकार से सूचनाएं एकत्रित करता है। अब पहला मेथड सूचना एकत्रित करने का होता है डाक विधि और दूसरी होती है गणक विधि। हम आज जो डिस्कस करेंगे वो डाक विधि डिस्कस करेंगे। तो मेलिंग मेथड क्या है? देखो, जैसे आज का जो सिस्टम है वो टेक्निकल हो गया है, ज्यादा कंप्यूटर्स का युग है हम कहते हैं। तो आजकल के जमाने में वो पोस्टेज वाली लेटर्स का तो बहुत ही कम हमें रेफरेंस देखने को मिलता है। आजकल ईमेल के जरिए ही जो डेटा है वो इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, अगर आपकी ईमेल आईडी अगर बनी हुई हो, तो कभी कभी जो रिसर्चर्स होते हैं, जो पीएचडी होल्डर्स वगैरह होते हैं या जो पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं, वो टाइम टू टाइम ना रिसर्च करते होते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपकी ईमेल आईडी पर भी किसी ना किसी की ईमेल आईडी पर जरूर कभी ना कभी कोई क्वेश्चनायर आया होगा। या अगर आप कोई ऑनलाइन सर्फिंग वगैरह भी करते हो तो कई बार कुछ क्वेश्चंस की फॉर्मेट में कुछ सर्वेज जो हैं वो आपके सामने आते होते हैं, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर मेथड में भी ऐसा ही कुछ है। इन दिस मेथड क्वेश्चनायर इज सेंट टू द रिस्पोंडेंट थ्रू पोस्ट। ये इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में जो प्रश्नावली तैयार की गई है वो रिस्पोंडेंट्स को, यानी कि जिनसे हमने सूचनाएं एकत्रित करनी हैं, उनको डाक के जरिए, इसीलिए इसे डाक विधि बोला गया है, पोस्ट के जरिए। वैसे हम आजकल ईमेल का भी नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो एंड उसके बाद फर्दर होता क्या है, इट इज रिक्वेस्टेड दैट इट मे बी रिटर्न्ड टू द इन्वेस्टिगेटर प्रॉपरली फिल्ड अप। और बाद में इसके साथ एक याचना भी की जाती होती है कि काइंडली आप इस क्वेश्चनायर को फिल कर दीजिए और प्रॉपरली फिल कर कर इन्वेस्टिगेटर को, यानी कि रिसर्चर को वापस कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। एक कवरिंग लेटर स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च and stating that the information will be kept secret is also sent. इस क्वेश्चनायर के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जिक्र होता है कि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारा अनुसंधान है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब वो क्या हम स्टडी कर रहे हैं उसमें। और उसमें एक और चीज भी लिखी हुई होती है कि एक तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को सीक्रेट रखा जाएगा। समटाइम्स, कई बार या कभी कभी एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप भी साथ में भेजा जाता है जिस पर प्रॉपर स्टैंपिंग वगैरह भी हुई होती है, ताकि जो इंडिविजुअल है वो क्वेश्चनायर फिल कर कर उसी एनवेलप का इस्तेमाल कर कर, और उसका कोई खर्चा भी ना हो क्योंकि स्टैंप ऑलरेडी उस पर लगी हुई होगी, तो उसने जस्ट करना क्या होगा, पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे पोस्ट करना है। और आजकल मैं फिर से दोबारा से रिपीट करूंगी, आजकल तो ये सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट एक क्लिक से ही फिल करना है, जस्ट एक क्लिक से ही ईमेल के जरिए उसे सेंड कर देना है। देखिए, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है वो सारा का सारा मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी लिखा हुआ है। तो अब मैं सीधा मूव ऑन करूंगी इस मेथड की सूटेबिलिटी, यानी कि इस मेथड की उपयुक्तता की तरफ। व्हेन एरिया ऑफ स्टडी इज लार्ज, जब क्षेत्र व्यापक हो, बड़ा हो, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली है, मैं ईमेल के जरिए या मैं डाक के जरिए किसी भी कोने में
अपने क्वेश्चनायर को पहुंचा सकती हूं। तो इसलिए इसका मतलब मैं एक बड़ी फील्ड, बड़ा एरिया कवर कर सकती हूं अपनी रिसर्च के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन दी रिस्पोंडेंट इज लिटरेट, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि ये मेथड वहां पर ही सूटेबल होता है जब हमारा रिस्पोंडेंट यानी कि सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें मेरिट्स की, तो देखो सबसे अच्छा गुण, फिर से वही, खुद आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो कम खर्चीली विधि है ये। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, क्योंकि डेटा डायरेक्टली हम इन्फॉर्मेंट्स से यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे सूचना प्रदान करने वालों से इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए डेटा के ओरिजिनलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, मौलिकता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें फिर से वही आ गया कि लार्ज एरिया हम कवर कर सकते हैं, तो इसलिए इसका स्कोप जो है वो काफी विस्तृत है। अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं, दोष की बात करूं कि अगर हम ये क्वेश्चनायर बनाया है, मेलिंग के थ्रू हम सेंड कर रहे हैं, तो इसके दोष क्या क्या है। देखो सबसे बड़ा दोष लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स साइड। हम कई बार ईमेल के जरिए अगर कैसा कुछ आया है हम उसे इग्नोर कर देते हैं ना, कि नहीं हम नहीं फिल करना चाहते हैं। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट ये सबसे बड़ी कमी है कि आपको क्या पता आपने जिसको मेल किया है या आपने जिसको पोस्ट किया है वो रिस्पोंडेंट आपके क्वेश्चनायर की तरफ ध्यान देगा, आपको प्रश्नावली वापस भेजेगा, वो भी पूरी फिल कर। कई बार ऐसा होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं फिल कर भेजते हैं, तो इसलिए जो हमारी रिसर्च है वो आधी अधूरी रह जाती है। फिर से देखो एक और डीमेरिट, जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पर्संस के थ्रू ही कलेक्ट की जा सकती है, मतलब से ही कलेक्ट की जा सकती है। इसका मतलब जो अनएजुकेटेड हैं उनसे हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर सकते। फिर से देखो ध्यान से, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड। जब हमने हमारी पिछली वीडियो में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड किया था, तो हमने ये समझा था कि ये मेथड वो मेथड इलास्टिक है कि हम क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज हम कई बार सहायक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, आप खुद नहीं जा रहे हो, आपने सिर्फ मेल या पोस्ट की है, तो क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं, सिर्फ उन्हीं फिक्स्ड क्वेश्चंस का आंसर रिस्पोंडेंट्स को देने के लिए कहा गया है। इसका मतलब देयर इज लिमिटेड स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस कर पाना, क्वेश्चन बदल पाना, अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना आ रहा है क्वेश्चन मोल्ड कर पूछ लेना, तो इस तरह का कोई भी स्कोप हमें इस मेथड में नहीं मिलता। अगर हम क्वेश्चनायर को मेलिंग मेथड के थ्रू भेजते हैं तो उसमें हमें इस तरह का कोई भी कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें कम लोचशीलता पाई जाती है। अगर मैं बात करूं एक और डीमेरिट की, देखो अगर क्वेश्चनायर टफ है या अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि उससे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जाए, हो सकता है कि उसका उत्तर ही ना दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि उसमें इनएक्यूरेट डेटा भरकर हमें भेज दिया जाए। तो अगर जो रिसर्च इनएक्यूरेट डेटा पर बेस्ड होगी, क्या वो रिसर्च एक्यूरेट रिजल्ट्स देगी? ऑब्वियसली है कि जब आधार ही गलत है तो हम क्या कहेंगे कि बिल्डिंग सही खड़ी होगी, जब नींव ही नहीं मजबूत है। तो इसलिए यहाँ पर बात आती है कि अगर प्रश्नावली जटिल होगी, अगर प्रश्न जो हैं वो टफ होंगे, या प्रश्नावली को हमने सावधानी पूर्वक अगर नहीं बनाया है, तो हो सकता है कि व्यक्ति उत्तर ना दे, या जो आंकड़े या जो सूचनाएं हमें प्रदान करें वो अशुद्ध हों। तो इसलिए इस तरह से हमारी जो रिसर्च है वो फिर से उसमें किसी ना किसी प्रकार से कमी रह जाएगी, हम एक बेटर रिजल्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो वंस अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।